नमस्ते। हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में हम विद्यार्थी जीवन में अनुशासन प्रकरण पर निबंध लिखेंगे। तो निबंध लिखने से पूर्व मैंने बताया था कि संकेत बिंदु या रूपरेखा बना ली जाती है, तो इसको रूपरेखा भी बोलते हैं। तो या तो संकेत बिंदु लिख सकते हैं या रूपरेखा लिख सकते हैं। इसमें प्रारंभ में आता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता है प्रारंभ। तो निबंध कैसे लिखते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं निबंध लिखने के, निबंध लिखते समय कौन कौन सी आवश्यक बातों को ध्यान रखना पड़ता है, निबंध कितने प्रकार के होते हैं, निबंध के भेद क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। निबंध का जो प्रथम वीडियो है उसमें ये भी बताया था कि प्रस्तावना में क्या लिखना है, इन टॉपिक्स में क्या लिखना है, उपसंहार में क्या लिखना है। लेकिन संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ कि प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ होता है प्रारंभ। इसमें टॉपिक से संबंधित उसकी संक्षिप्त जानकारी दी जाती है, उसकी पहचान या परिभाषा दी जाती है, उसका संक्षिप्त वर्णन किया जाता है, ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला बिंदु हो जाएगा प्रस्तावना। फिर हम अनुशासन पर पढ़ते हैं। तो छात्र और अनुशासन। अगला है अनुशासनहीनता के कारण, अनुशासन की आवश्यकता, प्रकृति में अनुशासन, समाधान हेतु सुझाव, और अंत में है उपसंहार। तो उपसंहार का शाब्दिक अर्थ ही होता है अंत, तो अंत में ही लिखा जाता है। इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा सारांश प्रस्तुत किया जाता है कि यहाँ हमने जो निबंध लिखा है उसका सारांश क्या है, या कह सकते हैं निष्कर्ष क्या है, निचोड़ क्या है, वो पूरा यहाँ लिखा जाता है। अब प्रथम बिंदु से शुरू करते हैं, प्रस्तावना से। तो प्रस्तावना में मैंने बताया था कि इसका संक्षिप्त परिचय, पहचान, परिभाषा प्रस्तुत की जाती है। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि अनुशासन जो है वो शासन और अनु, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। अर्थात शासन शब्द में अनु उपसर्ग लगने से अनुशासन शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है शासन के पीछे अनुगमन करना, अर्थात शासन के अनुसार या शासन के पीछे अनुगमन करना, शासन के पीछे चलना, अर्थात समाज और राष्ट्र द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए मर्यादित आचरण करना अनुशासन कहलाता है। तो ये हमने अनुशासन को परिभाषित कर दिया है। अनुशासन का पालन करने वाले लोग ही समाज और राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाते हैं। कि जो अनुशासन की पालना करते हैं या अनुशासन के अनुसार ही चलते हैं, वो ही समाज को उन्नति के मार्ग पर लेकर जाते हैं। इसी तरह अनुशासनहीनता नागरिक ही किसी राष्ट्र के पतन का कारण बनता है। जो अनुशासन में नहीं होता है वह नागरिक ही अपने राष्ट्र की उन्नति में बाधक होता है या उसके पतन का कारण बनता है। अब देखते हैं कि अनुशासन की आवश्यकता क्या है। कि अनुशासन की आवश्यकता, अनुशासन की आवश्यकता सभी उम्र के लोगों को जीवन में कदम कदम पर होती है। छात्र जीवन मानव जीवन की रीढ़ हड्डी होता है या रीढ़ होता है, कह सकते हैं। छात्र अवस्था जो होती है या छात्र का जीवन होता है वो मनुष्य के जीवन का रीढ़ होता है, अर्थात प्रमुख होता है। इस काल में सीखा हुआ ज्ञान और अपनाई हुई आदतें जीवन भर काम आती हैं। इस कारण छात्र जीवन में अनुशासन की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। अनुशासन के अभाव में छात्र प्रकृति प्रदत्त शक्तियों का न तो प्रयोग कर सकता है और न ही विद्यार्जन के अपने दायित्व का भली भांति निर्वाह कर सकता है। तो छात्र ही किसी देश का भविष्य होते हैं। अतः छात्रों का अनुशासनबद्ध रहना समाज और राष्ट्र के लिए हित में होता है। कि किसी भी देश के जो भविष्य होते हैं वो छात्र होते हैं, युवा होते हैं, और अगर वो अनुशासनबद्ध रहेंगे, अनुशासन के रूप में रहेंगे, तो वो राष्ट्र के हित में भागीदार होंगे। अब अगला देखते हैं कि छात्र और अनुशासन, अगला बिंदु है। तो कुछ तो
सरकारी नीतियां छात्रों को अनुशासन विमुख बना रही हैं और कुछ प्रतिदिन मानवीय मूल्यों में आती गिरावटों को अनुशासनहीन बना रही है। कुछ तो सरकारी नीतियां हैं जो अनुशासनहीन बना रही हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो विद्यार्थियों में, लोगों में कुछ ऐसी आदतें हैं जो मानवीय मूल्यों को घटा रही हैं, वो अनुशासनहीन बना रही हैं। जैसे 8वीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में भेजने की नीति के कारण छात्र पढ़ाई के अलावा अनुशासन से भी दूरी बना लेते हैं। कि ये बताया कि 8वीं कक्षा में अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना, पास करना बता दिया है सरकार के द्वारा, ये लागू कर दिया है, तो वो निश्चिंत होकर और अपनी खेल व मस्ती में डूबे रहेंगे, वो पढ़ाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से पढ़ाई से दूर तो जाएंगे ही, उनमें अनुशासन से भी दूरी बन जाएगी, अनुशासन भी नहीं अपनाएंगे। इसके अलावा अनुशासन के मायने बदलने से भी छात्रों में अब पहले जैसा अनुशासन नहीं दिखता है। इस कारण प्राय स्कूलों और कॉलेजों में हड़ताल, तोड़फोड़, बात बात पर रेल पटरियों और सड़कों को बाधित करके यातायात रोकने का प्रयास करना आम बात होती जा रही है। छात्रों में मानवीय मूल्यों की कमी कल के समाज के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है कि छात्रों में मानवीय मूल्य कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जो क्या है कि एक चिंता का विषय है। अगला बिंदु है प्रकृति में अनुशासन। हम जिधर भी आंख उठाकर देखें, प्रकृति में उधर ही अनुशासन नज़र आता है। सूरज का प्रातःकाल उगना और सायंकाल छिपना नहीं भूलता है। तो ये प्रकृति में उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रकार से प्रकृति के विभिन्न अंग भी अनुशासनबद्ध होकर अपनी जीवन शैली अपनाते हैं या क्रियाकलाप करते हैं। तो ये हमारे लिए सीख व प्रेरणा दी गई है हमारे मानने लोगों के लिए। जैसे उदाहरण दिया है कि सूरज प्रातःकाल निश्चित समय पर उगता है और निश्चित समय पर ही अस्त होता है। चंद्रमा अनुशासनबद्ध होकर तरीके से 15 दिनों में अपना पूर्ण आकार बिखेरता है। तो 15 दिन में अपना अलग अलग आकार बदल लेता है। उनका दिन निश्चित होते हैं कि प्रथमा को छोटा, द्वितीया को बड़ा, तृतीया को और बड़ा, चतुर्थी को और बड़ा, पंचमी को और बड़ा, इस प्रकार से बड़ा होता जाता है और पूर्णिमा को पूरा बड़ा दिखता है। ऐसे ही कृष्ण पक्ष में घटता हुआ चलता है और अमावस्या को पूरा घट जाता है। तो ये पूर्ण आकार बिखेरता है चंद्रमा भी अनुशासनबद्ध होकर, और नियम अनुसार अपनी चांदनी लुटाना भी नहीं भूलता है। तारे रात होते ही आकाश में दीप जलाना नहीं भूलते हैं, वो भी नियमित रूप से जगमगाने लगते हैं। बादल समय पर वर्षा लाना नहीं भूलते हैं, और बादल भी जैसे श्रावण भाद्रपद के मास में निश्चित रूप से वर्षा करते हैं, तथा पेड़ पौधे समय आने पर अपना फल फूल देना नहीं भूलते हैं। और प्रकृति के अंग पेड़ पौधे ही हैं जो समय समय पर या उनके निश्चित अवधि के दौरान ही वो फल प्रदान करते हैं। इसी प्रकार प्रातः होने का ही अनुमान लगते ही मुर्गा हमें जगाना नहीं भूलता है। जैसे मुर्गे की बात करें तो मुर्गा भी अनुशासनबद्ध होता है, वह भी प्रातःकाल होते ही बांग मारता है। वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, ग्रीष्म ऋतुएं बारी बारी से आकर अपना सौंदर्य बिखेरना नहीं भूलती हैं। इसी प्रकार धरती भी फसलों के रूप में हमें उपहार देना नहीं भूलती है। प्रकृति के सारे क्रियाकलाप हमें अनुशासनबद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमें इन प्रकृति के विभिन्न अंगों से यह सीखना चाहिए कि जिस प्रकार से ये अनुशासनबद्ध होकर क्रियाकलाप करते हैं, शैली अपनाते हैं, उसी प्रकार से हमें भी जीवन में अनुशासनबद्ध होना चाहिए। अगला बिंदु है कि अनुशासनहीनता के कारण। छात्रों में अनुशासनहीनता का मुख्य कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। कि एक तो मुख्य कारण ये है कि शिक्षा प्रणाली में दोष है और यह प्रणाली रटने पर बल देती है। 10, 12 और 15 साल तक शिक्षा अर्जन से प्राप्त डिग्रियां लेकर भी किसी कार्य में
निपुण नहीं होते हैं, कि डिग्री लेने के बाद भी बहुत से लोग होते हैं कि जो किसी कार्य में निपुण नहीं होते हैं। यह शिक्षा क्लर्क पैदा करती है। नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्यों के लिए शिक्षा में कोई स्थान नहीं है, कि उनको नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्य नहीं सिखाया जाता है, जबकि उनको रटाया जाता है निश्चित सिलेबस। छात्र भी ये इनके प्रकारेण परीक्षा पास करना अपना कर्तव्य समझते हैं, और छात्र ये नहीं समझते हैं कि हम शिक्षित हों तो उनके साथ साथ हमारे नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्यों में भी वृद्धि हो, लेकिन नहीं, वो केवल डिग्री लेना या केवल पास समझना ही अपना उद्देश्य समझते हैं। अनुशासनहीनता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि शिक्षकों द्वारा अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वाह न करना, कि शिक्षक भी अब वैसे नहीं रहे हैं जैसे कि पहले हैं। अधिकांश शिक्षक ऐसे हो गए हैं कि जो अब पूरी तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए बताया है कि अब वे शिक्षक नहीं रहे हैं जिनके बारे में कहा जाए, अर्थात कुछ एक शिक्षक हैं लेकिन अधिकांश शिक्षक ऐसे नहीं हैं। जैसे गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए, जिन गोविंदियो बताए, कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो शिष्य पूछ रहा है कि पहले पांव स्पर्श किसका करूं। तो गोविंद अर्थात ईश्वर कहते हैं कि गुरु आपका बलिहारी है, पहले उनका चरण स्पर्श करो। तो वर्तमान में ऐसे बलिहारी गुरु बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, ना के बराबर। अब इसके अनुशासनहीनता के समाधान हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं कि छात्रों में अनुशासनहीनता दूर करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा की प्रणाली और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाया जाना चाहिए। शिक्षण की नई नई तकनीकी और विधियों को कक्षा कक्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए। छात्रों के लिए खेलकूद और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके अलावा परीक्षा प्रणाली में सुधार करना चाहिए। छात्रों को नैतिक मूल्यपरक शिक्षा दी जानी चाहिए तथा अध्यापकों को अपने पढ़ाने का तरीका भी रोचक बनाना चाहिए। अंत में उपसंहार दिया गया है कि अनुशासनहीनता मनुष्य को विनाश के पथ पर अग्रसर करती है। ये पूर्व में बता चुका हूँ कि जो अगर अनुशासन में रहते हैं तो वो राष्ट्र को उन्नति की ओर लेके जाती है, स्वयं को, राष्ट्र को। अगर अनुशासनहीन होते हैं तो अनुशासनहीनता मनुष्य को विनाश के पथ पर, अवनति के पथ पर लेकर जाती है, और छात्रों पर ही देश का भविष्य टिका है। अतः उन्हें अनुशासन प्रिय बनाया जाना चाहिए। हमें अनुशासन का पालन करने के लिए प्रकृति से सीख लेनी चाहिए, जैसे कि चंद्रमा का, बादल का, पेड़ पौधों का, सूर्य का, मुर्गे का। ये उदाहरण दिया था कि वो नियमित रूप से अनुशासनबद्ध होकर और क्रियाकलाप करते हैं। उसी प्रकार से मनुष्य को भी ये सीख लेनी चाहिए प्रकृति से, कि जिस प्रकार से प्रकृति की विभिन्न अंग अनुशासित हैं वैसे ही हमारा जीवन भी अनुशासित होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अनुशासन पर निबंध समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगले निबंध पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।